नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 7वीं की विषय विज्ञान हिंदी माध्यम की माह मार्च की वर्कशीट, और इस वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा विथ प्रोजेक्ट कार्ड। आपको प्रोजेक्ट कार्ड भी हम कराएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न क्रमांक 1 पढ़िए। बूझो साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा। उसे घुटने में चोट लग गई। चोट वाले स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और और आगे देख सकते हैं, और चोट वाले स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित है। बूझो के कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, रक्त का बहना रुक गया, इसका कारण क्या हो सकता है? ठीक है, रक्त का बहना रुक गया, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर लिखिए आप। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, रक्त का थक्का जमने से रक्त का बहना रुक गया। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका आंसर लिखिए, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी रक्त वाहिकाएं रक्त का थक्का जमने में सहायक हैं? तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से इनके आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, इसमें आपको कुछ विद्युत अवयव दिए गए हैं, उनके प्रतीक दिए गए हैं। ठीक है, इसके अनुसार आपको इस क्वेश्चन को हल करने को कहा जाएगा। तो पहले इसको आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें पूछा है, उपरोक्त चित्र में से विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक दिए गए हैं। प्रतीकों की सहायता से बंद विद्युत परिपथ तथा खुला विद्युत परिपथ का आरेख बताइए या खींचिए। साथ ही आरेख में यह प्रदर्शित कीजिए कि किस परिस्थिति में विद्युत बल्ब दीप्त होगा। तो इसको आंसर आप कैसे करेंगे? पहले उत्तर में देखिए क्या करना है, बंद विद्युत परिपथ। तो बंद विद्युत परिपथ को आप कैसे बनाएंगे? इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर आप बना लेंगे और यहाँ पर विद्युत सेल लगा देंगे और यहाँ पर बल्ब लगा देंगे और यहाँ पर स्विच को ऑन कर देंगे तो विद्युत बल्ब जलने लगेगा। उसके बाद खुला विद्युत बल्ब, जब आप स्विच को खुला रखेंगे, स्विच ऑफ है मतलब खुला है, तो बल्ब नहीं जलेगा और विद्युत सेल यहाँ पर आप लगा देंगे। इस प्रकार से इनको बना लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग लिखना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का लिख सकते हैं, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है या लाया जाता है अवतल दर्पण को, जिससे वह दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखें। और उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रक, मोटरसाइकिल, बसों आदि में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, चाल दूरी तथा समय के बीच संबंध। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अथवा चाल बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर खा है इसी का। यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कांच के 3 गिलास लीजिए। तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी और ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, पहले जो पहला गिलास है इसमें साधारण पानी है, इसमें गुनगुना पानी है, इसमें ठंडा पानी है। तो हमें इसमें क्या बताना है, साधारण पानी की अपेक्षा गुनगुने पानी में बर्फ़ ज़्यादा पिघल जाएगी और ठंडे पानी में बर्फ़ देरी से पिघलेगी, क्योंकि ठंडे पानी के गिलास के चारों ओर भाप जम जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। इसमें क्या करेंगे, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? तो इसका आप लिखेंगे, जब हम अत्यधिक धूल या धूल युक्त वायु में सांस लेते हैं तो हमारी नाक के रोम में से ये धूल कण फंस जाते हैं, जिसके कारण हमें छींक आती है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला का थोड़ा और आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते के गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति के 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए इस आकृति को। इन खंडों को इंद्रधनुष के साथ वर्णों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाइए, उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाकर फिरकी को तेजी से घुमाइए। आपको रंग कैसे दिखाई देता है आप पुनः अनुभव लिखिए। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे फिर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। फिरकी को तेजी से घुमाने पर बड़े रंग आपस में मिल जाते हैं तथा फिरकी सफ़ेद सी प्रतीत होने लगती है, क्योंकि सभी रंगों को फिरकी के रूप में घुमाने पर सभी रंग एक से प्रतीत होते हैं। तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को उदाहरण से समझाते हुए लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जब अमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें अपच हो जाता है। कभी कभी यह अपच कष्ट में हो जाता है और अपच से मुक्ति के लिए
MgOH जैसे प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण क्या है? तो ऊनी वस्त्र उष्मारोधी होते हैं। ऊनी देशों के मध्य वायु रहती है, यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है, जिसमें हमें उष्णता का अनुभव होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर वस्तु या स्वयं का प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। आकार के आधार पर, तो देखिए सभी का आपको एक एक करके लिख लेना है। आकार के आधार पर लिखेंगे आप, और बी वाले में दर्पण से दूरी के आधार पर, और सी में दाएं बाएं हाथों की स्थिति के आधार पर। तो देखिए सभी के आप लिख लीजिए, ए, बी और सी, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कागज पर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक सभी वर्डों को लिखिए। बाद दर्पण के सामने ले जाने पर वर्डों में क्या परिवर्तन होता है, लिखिए। तो देखिए सभी को आप इस प्रकार से लिख लीजिए। ए को हम यदि दर्पण के सामने ले जाएंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, बी को इस प्रकार से दिखेगा, सी को ले जाएंगे तो इस प्रकार से आप सभी को आप लिख लीजिए, सभी अक्षर वर्णमाला की। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें प्रोजेक्ट कार्य करना है। प्रोजेक्ट कार्य आपको 20 अंक देने वाला है। प्रोजेक्ट कार्य को बिल्कुल मत छोड़ना, पूरा करना प्रोजेक्ट कार्य। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। अपने माता पिता अभिभावक की सहायता से जल के बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो जानकारी एकत्रित करना है, ये प्रक्रिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर लिखिए, पूरे देश में प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है, मतलब बादल बनना और बादल का वर्षा के रूप में बरसना, ठीक है। तो इस प्रकार से, और फिर जो प्रक्रम है वो पूरा हमें चित्र के माध्यम से इस प्रकार से दर्शा देना है। तो आप इस चित्र को बना लीजिए अपनी वर्कशीट में, जो आपको जगह दी गई है इस जगह में आप बना लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, नदी या नहर में उपस्थित भौमजल, उसके बाद जल स्रोत, और इस प्रकार से सभी को आपको एक एक करके बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने पर भूमि के जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा करने पर नदी के भूजल स्तर नीचे गिर जाएगा। जब क्षोभमंडल स्तर पाइपों से नीचे चला जाएगा, फिर इनसे जल नहीं निकाला जा सकेगा। तो इस प्रकार से इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इसी का देखते हैं, भौमजल की पुनः पूर्ति किस प्रकार की होती है? तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए पूरा आंसर आप, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जल की बचत को दर्शाने के लिए एक ड्राइंग तैयार कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है आप स्वयं कीजिए, क्योंकि जल को बचत के लिए आप कहीं से भी ड्राइंग ढूंढ कर यहाँ पे बनाइए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने दादा या दादी से पूछकर लिखिए कि वे अपने समय के किन जल स्रोतों से पानी पीते थे। क्या आज उन समस्त स्रोतों का पानी पीने योग्य है या नहीं? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब मैंने अपने दादा दादी से पूछा कि उनके समय में जल किन स्रोतों से लाते थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम कुएं एवं तालाब के पानी का उपयोग घरेलू काम में उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से पूरा पढ़ लीजिए और पूरा लिख लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा क्वेश्चन को लिख सकते हैं, जितनी वर्कशीट आपको जगह है पूरी जगह में। और इस प्रकार से हमने पूरी वर्कशीट कंप्लीट सॉल्यूशन कर ली है पूरी वर्कशीट का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो भी मिल सकें। यदि आप पूरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारी चैनल प्लेलिस्ट पर जाकर आप पूरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।